वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 19 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे जुजुत्सु काइसेन की। तो कहानी की शुरुआत में कुरोसाकी जानकर जो भी हुआ एरे के साथ वो वहाँ रुकती नहीं, वो आगे बढ़ती है। उन लोगों का उसको रोकने पर भी वो नहीं रुकती और दोबारा एंटर होती है इस वेल के अंदर। जिसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं राइट और रॉन्ग के पार्ट 2 की ओर। और हम बढ़ते हैं महितो और इतादोरी की फाइट की ओर, जहाँ महितो ऊपर के फ्लोर में मौजूद बहुत सारे लोगों को मारकर उनको फेंकता है इतादोरी की ओर, जिससे उसका ध्यान भटकता है और वो फट जाता है इंसान, जिससे आसपास खून फैलता है और उसकी आंखें कुछ नहीं देख पाती। जिस मौके का इस्तेमाल करके उस पर एक वार करने वाला होता है महितो। लेकिन उस वार से पहले हम बढ़ते कुगासाकी की ओर, जो कि महितो के क्लोन का सामना कर रही थी। जहाँ महितो कुगासाकी के कीलों के वारों को डॉच करता है और कुगासाकी पे होते हैं कई सारे महितो के तगड़े तगड़े वार, जो इस चीज़ का खासा ध्यान रखते हैं कि महितो का हाथ उसे ना छुए। जो बात महितो का क्लोन भी समझ पाता है, पर साथ ही वो मनी मन ये भी सोचता है कि वो सिर्फ एक क्लोन है। वो अपने शेप को चेंज कर सकता है, पर ना तो वो कोई ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बना सकता है और ना ही किसी की सोल को अल्टर कर सकता है। जहाँ कुगासाकी के दिमाग में वही वाली बातें होती है और वो काफ़ी हद तक उसके हिसाब से उसके वारों को डॉच या काउंटर करती है, जिस चीज़ का फ़ायदा महितो भी खूब उठाता है, जो कुगासाकी के सभी वारों को आसानी से काउंटर करके उस पर घातक वार करता है अपने पंजों के साथ। पर कुगासाकी के पास अभी भी कुछ ऐसा है जो उसने अब तक ट्राई नहीं किया, जो ट्राई करने के लिए वो ऊपर कूदती है और ऊपर से कील फेंकती है उसे वार करने के लिए। लेकिन जो कील वार करने के लिए नहीं थे, वो थे प्लॉट जब वो नीचे आए उस समय उसको पकड़ने के लिए, जहाँ उसके नीचे आते समय वो कील दोबारा एक्टिव होकर महितो के ऊपर लगते हैं, जिस पर कुगासाकी ऊपर से नीचे कूद कर उसे पकड़ लेती है। और अगर वो सोल मैनिपुलेट करता है तो उसके ऊपर रेजोनेंस टेक्निक काफ़ी तक काम आएगी, जिसे आप वूडू डॉल टेक्निक भी कह सकते हैं। पर ये क्लोन होता है जिसके वजह से इसका असर होता है उसके रियल बॉडी पे, जो हमला करने जा रहा था इतादोरी के ऊपर। और उस पर हुए इस हमले को देख इतादोरी समझ पाता है कि ये करामात है कुगासाकी की। तो सिर्फ इतादोरी ही नहीं, जो उसका नेचुरल दुश्मन है कुगिसाकी भी उसकी नेचुरल दुश्मन है। तो खैर उस पर किए गए वार से कुगिसाकी समझ पाती है कि ये रियल बॉडी नहीं है, उसकी पावर कहीं और जगह एक्सप्लोड हुई है और ना ही ये यूज़ कर सकता है ट्रांसफिगर टेक्निक का, वरना ये पहले ही कर चुका होता। और उस मौके का फ़ायदा उठाकर कई सारे वार करता है महितो पे इतादोरी, क्योंकि महितो भी कुगिसाकी की टेक्निक की वजह से अपने शरीर पर काबू नहीं कर पाता कुछ समय तक, जिस समय का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इतादोरी उसे काफ़ी बुरी तरह से पीटता है। और साथ ही वो शुक्रगुजार होता है कुगिसाकी का, जहाँ इतादोरी भले ही किसी को नहीं बचा पाया, वो किसी काम नहीं आया, पर उस सब के बावजूद कुगिसाकी के इस मौके के साथ वो समझ पाया कि वो अकेला नहीं है। और वैसे अगर हम बात करें कुगिसाकी की, तो उसका रेजोनेंस उस पर काम किया, जिसका मतलब ये है कि उसके वार इतने फास्ट और एफिशिएंट अब नहीं रहेंगे। जहाँ ये बात महितो के लिए कही जा रही है, पर जहाँ महितो लड़ने की जगह वहाँ से भाग जाता है, जिसका पीछा करते कुगिसाकी और उसका पीछा करते हुए सोचती है कि क्या इसका पीछा करना ठीक है या मुझे B5 की ओर जाना चाहिए। पर वो पीछा करने का फैसला करती है जहाँ दोनों मंजिलें एक ही जगह जा रही होती है और ये क्लोन भी B5 की ओर जा रहा होता है, जहाँ अंदर इतादोरी लड़ रहा होता है रियल महितो से, जो अपने आप को कुछ हिस्सों में स्प्लिट कर लेता है उससे बचने के लिए। जहाँ इतादोरी उन हिस्सों में से असली को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसमें से एक हिस्से में कर्ज एनर्जी लगा दी जाती है, जिससे इतादोरी गलत फैसला ले लेता है और वो रियल अभी भी भाग के आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ उसके सामने से आ रहा होता है उसका क्लोन। तो क्या ये आपस में मर्ज करेंगे? नहीं, जो दोनों एक दूसरे के आसपास से गुजर जाते हैं और पीछे खड़ी होती है उनके कुगिसाकी, जिसे तदोरी चिल्लाते हुए कहता है भागो यहाँ से। लेकिन उससे पहले ही असली मोहितो उसको छू देता है, जिसकर बढ़ता तदोरी उसके क्लोन को एक घुसे में हरा कर। पर वहाँ बात करता है मोहितो नानामी के बारे में, जिसको मारने के लिए एक बार छूने से काम नहीं चला था। तो अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है। जहाँ कुगिसाकी अपने चेहरे के उस हिस्से को ढक लेती है जहाँ उसने छुआ था, और अगले पल हम बढ़ते हैं कुगिसाकी के बचपन की ओर, जहाँ वो गेम खेल रही होती है और ये होता है उसका गांव, जिसे लगता था उसके गांव में सभी काफ़ी हद तक अजीब है और सिर्फ वही है जो नॉर्मल है। पर फिर हम बढ़ते हैं किसी और लड़की की कहानी में, जिसने बचपन में एक बैग चुना अपने स्कूल के लिए, जो नीले रंग का बैग था, जिस बैग को उसने काफ़ी छोटी उम्र में चुना था, जिसका इस्तेमाल वो कुछ सालों के बाद ही कर सकती थी। जहाँ उस बैग के इस्तेमाल करने के समय तक वो पहुंच चुकी थी गांव में, जो एक छोटा गांव था। वहाँ काफ़ी कम लोग थे, मतलब कम बच्चे स्कूल में पढ़ने आते थे। जिस स्कूल में सिर्फ 19 बच्चे थे, वो भी एक क्लास के नहीं, पूरे स्कूल के बच्चे सिर्फ 19। और आमतौर पर स्कूल के बच्चे ब्लैक या रेड कलर का बैग लिया करते। और अब क्योंकि उसका बैग थोड़ा सा अलग था, तो कुछ शरारती बच्चों ने उसको तंग करने के लिए उसका बैग अलमारी के ऊपर रख दिया,
जिसको लेने के लिए वो चढ़ती है कुर्सी को लेकर और हल्की फुल्की रोती हुई सी उस बैग को उतारने की कोशिश में लग जाती है, जो बैग उसकी उंगली में फंस कर नीचे उसके सर पर गिर सकता था, जिसको एंड मौके पर आकर रोकती है कुगिसाकी और आगे कहती है, क्या हम आपस में अपने बैग बदल सकते हैं? जिसकी आंखों की चमक को देखकर वो मना नहीं कर पाती, पर उसको उसका बैग पसंद नहीं आया था। उसको मजे लेने थे उन लोगों से जिसने उसके बैग को ऊपर रखा था, और उसका बैग टांग उन्हें वो पीटना शुरू कर देती है, ये प्रिटेंड करते हुए कि ये बैग उसका था। पर खैर जिसके बाद उसको उसका बैग वापस मिल जाता है, और उस दिन के बाद से कुगिसाकी इनके घर आया जाया करती और उसके पापा के साथ बैठकर वीडियो गेम खेला करती, जो इस गांव के बारे में कहती कि ये गांव काफ़ी छोटा है, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं और काफ़ी मुश्किल है यहाँ अजनबी होना दोस्त होने के मुकाबले, जो अच्छी बात लगती है इस लड़की को। लेकिन उस दिन तक जब उसके घर पे कोई आता है उसके फर्स्ट पीरियड को सेलिब्रेट करने के लिए, राजमा चावल देने के लिए, जो सच में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी था। पर इस सब के दौरान भी कोगिसाकी ने एक और सीक्रेट बेस खोज लिया था, जो निकलता किसी का आलीशान सा घर, और उस घर की मालकिन भी काफ़ी अच्छी होती है, जो इन्हें अंदर बुला के चाय ऑफर करती है, जो उन्हें बहुत सारी लड़कियों वाले काम भी सिखाती है। और जिस दीदी के साथ ही कंपनी इन दोनों को काफ़ी पसंद आती है। पर दिन बदलता है और आगे उस खूबसूरत घर के हम देख पाते हैं कुछ लोगों ने कूड़ा फेंक रखा है, तो कुछ लोग दीवार पर कुछ अनसन लिख के चले गए। पर कुछ समय बाद इनकी वो दीदी उस जगह को छोड़ के चली गई, जिसको जाता देख इसको कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन अपने साथ में खड़ी कुकीसाकी को देखकर वो हैरान होती है कि वो इतना कैसे रो रही है। पर खैर आगे कुछ समय बाद वो बड़ी होती है और तैयारी करती है शहर जाने की, जहाँ वो कहती है मैं इस गांव को और तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ। जिस पर उसकी दोस्त सिर्फ ये सोचती है कि लास्ट टाइम जब भी छोड़ रही थी साओरी को तो इतना रो रही है, पर मुझसे बिछड़ने पर ये ज़रा से भी नहीं रो रही। जिस पर उसे कहती है कि जल्दी मेरे पास आ जाना, और ये भी उम्मीद करती है कि उसकी दोस्त गांव छोड़कर यहाँ ज़रूर आए, जो ढूंढने की साओरी चैन को और उसको अपने साथ गांव लेकर आएगी। पर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाती, यहाँ शायद वो मारी जाएगी, जो उसका सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। जहाँ हम करंट टाइम में साओरी चैन को भी देख पाते हैं, जो उन बच्चों की बातें कर रही होती है और याद कर पाती है अपनी बातें कि कैसे गांव वाले अजीब थे जो वो मानती थी, जो शायद हर एक चीज़ जाना करते और उसमें उंगली किया करते। और आगे खुद को एक बच्चे के रूप में देखती है सामने अपने दोस्त के और कहती है, माफ़ करना फूमी, मैं अपना कोई भी वादा नहीं निभा पाई। और अभी कुगिसाकी कहती है तदोरी से कि सबको बताना या स्पेशली मेरे गांव जाके कहना कि मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी थी। जिसके बाद उसके चेहरे पर होता है एक ब्लास्ट और वो नीचे गिर जाती है, जिसे देख सदमे में तदोरी सिर्फ एक ही चीज़ कह पाता है, कुगिसाकी। तो क्या होगा आगे? अगर हम बात करें इस चीज़ की तो उसके लिए हम देख सकते हैं उसके प्रीव्यू को, जिसके हिसाब से अगले एपिसोड में लड़ाई होगी माहितो और इतादोरी की, जिसमें शायद आखिर में जीत पर चल रहा होगा माहितो, जिसका अगेंस्ट उसको लड़ने में काफ़ी मुश्किल होने वाली है, जैसा उसका प्रीव्यू कहता है। तो खैर अब आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे जुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 20 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।